गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए। तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स को। और आप सब ने नरेंद्र मोदी जी का जो देश के नाम संबोधन था वो आप सब ने सुन लिया होगा। तो चर्चा करते हैं। आज हमारी जो स्टार्टिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही होने वाली है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहली चर्चा की तरफ। आइए देखते हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। आप सबको पता होगा जिसके अंदर क्या बताया गया है। जिसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। आप सबको नॉलेज होगी। आप सब ने देखा भी होगा कि रात को कितने बजे आए थे। 8 बजे आए थे। कौन? नरेंद्र मोदी। हाँ जी, तो कुछ बातें मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि कल क्या कहा था। वैसे आप सब ने सुनी भी होगी। आप सबको पता होगा कि 12 मई 2020 यानी कल के दिन देश को संबोधित करने कौन आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जिन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की एक विशेष आर्थिक पैकेज की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। और आपको सबको पता होगा कि उन्होंने ये बात भी कही है कि कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की क्या कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। जिसमें आपको पता होगा कि इस अभियान के साथ देश की कुल जीडीपी का करीब, ध्यान रखिएगा, 10% इस आर्थिक पैकेज से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बन जाएगा। और आप सबको पता होगा कि पिछले 2 महीनों में, ध्यान रखिएगा, पिछले 2 महीनों के अंदर प्रधानमंत्री जी कितनी बार आ चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं, चौथी बार आ चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्र के नाम क्या दिया है, अपना संबोधन दिया है। और आपको एक बात और बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार, ध्यान रखिएगा, कब दिया था, पहली बार 18 मार्च को। कब दिया था? 18 मार्च को देश को क्या किया था, संबोधित किया था। तो चलते हैं हम आगे की तरफ कि हमारा जो आगे का पार्ट है वो क्या है, देखते हैं। आगे का जो पार्ट है हमारे सामने वो है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, आप सबको पता होगा, आज जिस आर्थिक पैकेज की उन्होंने घोषणा की है उसे जोड़ें तो यह लगभग कितने, 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह पैकेज, ध्यान रखिएगा, यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब कितने प्रतिशत है? लगभग 10% के आसपास बन जाता है। प्रधानमंत्री जी ने और भी कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के, उस किसान के बारे में जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए क्या है, दिन रात परिश्रम कर रहा है। आप सबको पता है। और सबसे मेन बात यह है, आप सबको एक बात और पता लगी होगी कि लॉकडाउन 17 मई के बाद भी लॉकडाउन 4 के रूप में रहेगा, लेकिन इसका नया एक प्रारूप तैयार किया गया है राज्य सरकारों के द्वारा, जो कि 17 मई के बाद ही आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे 12 मई, जो कि कल का है, 12 मई का। हाल ही में रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क, आप सबको पता होगा, का उद्घाटन किया था, जो नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो आप सबका आंसर सही था, आप सब ने सही आंसर दिया था, सभी गाइस ने। राजनाथ सिंह। क्या नाम है इसका? राजनाथ सिंह। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, फर्स्ट नंबर देख लीजिए आप सभी जने। कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय, NRI, आप सबको पता होगा, कौन सा? NRI। एक अप्रवासी भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है 110,
ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 80 और ऑप्शन नंबर डी 120 डेज। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर दीजिए। क्या भरने की? यस, कर की गणना के संदर्भ में टैक्स रिटर्न। आप सबको पता होगा। यस, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, देखिएगा, सही आंसर जो इसका है वो है 120 डेज। क्या है? 120 डेज। आप सबको पता होगा कि केंद्रीय बजट 2020 केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर, ध्यान रखिएगा, 120 डेज कर दिया है और इसका प्रस्ताव रखा गया अभी तक। ध्यान रखिएगा, क्या 182 जो दिन थे, पहले ये माना जाता था कि जो व्यक्ति भारत में 182 डेज रह गया वो भारत का ही बन जाता था, इसलिए उसे कहते थे कि आपको भारत के जो जीडीपी में हिस्सा देना है, आपको अपना टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। अब वो जो दिन थे वो 120 डेज़ के आसपास आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह जो कमी हुई है वो केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। ये ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर क्या होती है? लागू होती है। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ी सी बात और कही गई है, वो क्या बात कही गई है वो सुनिएगा कि अभी करंट के अंदर वित्त मंत्रालय, आप सबको पता होगा, फाइनेंस, यस, डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय ने 2019 और 2020 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दे दी है, जहां एक व्यक्ति 22 मार्च 2020, ध्यान रखिएगा, कौन से? 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 से पहले भारत आया हो और 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में क्या रहा हो? असमर्थ था। ध्यान रखिएगा, असमर्थ था। ये थोड़ा सा लिंक याद रखिएगा गाइस, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जहाँ एक व्यक्ति 22 मार्च 2020 से पहले भारत में आया हो और 31 मार्च, कौन सी मार्च? 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में क्या हुआ हो? असमर्थ हुआ हो, तो 22 मार्च से भारत में उससे रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिनी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिनी जाएगी, अन्यथा उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में क्या भरना पड़ेगा? कर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। तो आप सबको पता लग गया होगा कि जो मैं बताना चाहता हूँ, 120 डेज़ का क्या रखा है? सिर्फ एक प्रस्ताव रखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस पूरे प्लान के बारे में मैंने आपको कल टेलीग्राम लिंक पर भेज भी दिया था और उसके साथ साथ आपको नॉलेज होगी कि पिछले जो स्लाइड्स थी, पिछले जो करंट जीके थे, उसमें मैंने इन कुछ चीज़ों के बारे में सब बताया हुआ है। तो फटाफट बता दीजिए वो देश, सिर्फ देश की बात करेंगे हम आज। यस, इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आप सबका, इसका सही आंसर है 5। कितने देशों को शामिल किया गया है? 5। कब? 10 मई। कब किया है गाइस? 10 मई को। 10 मई, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया था, जिसका एक उद्देश्य था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं कोविड-19 से संबंधित, आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ टैबलेट्स, ध्यान रखिएगा, की आपूर्ति यानी सप्लाई, ध्यान रखिएगा, मालदीव, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चंस, क्या कि मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस तथा मॉरिशस को करना है। यानी कि टोटल कितने हो गए देश? 5 देश हो गए। पहला मालदीव, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा सेशेल्स, चौथा कोमोरोस और 5वां मॉरिशस। आप सबको नॉलेज होगी कि ये मिशन सागर क्या चीज़ है, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ।
आप सबको नॉलेज होगी। यस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? फटाफट गाइस कौन सा दे दीजिए। कोविड कवच एलिसा क्या है? बहुत ज़्यादा चला था ये कोविड कवच एलिसा। ऑप्शन ए वोकल किट, ये तो आपको सबको पता होगा, ये तो जोड़ी गई बात है वोकल किट वाली। तो कल मोदी जी ने एक बात और बोली थी, क्या? लोकल के साथ साथ क्या बनो, वोकल बनिए, पता होगा आप सबको। तो देखिए, पहला ऑप्शन है वोकल, और उन्होंने एक बात और बोली है, स्वदेशी वस्तुओं का क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, भारत की जीडीपी दर को बढ़ाइए ताकि भारत विकास कर सके। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कहाँ आ चुकी है? यस, जीरो पर आ चुकी है, आपको बताया था। कोविड कवच एलिसा, तो इसका सही आंसर है, आप सबने ऑप्शन देख लिए होंगे, वोकल किट, टेस्टिंग किट, गिफ्ट किट, कोविड किट। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेस्टिंग किट। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग किट इसका नाम रखा गया है किसका? कोविड कवच एलिसे का। तो चलते हैं इसकी समरी पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ध्यान रखिएगा कौन सी बॉडी, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, एक अहम भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 आवर में, ध्यान रखिएगा कितने आवर में, 2.5 यानी कि 2.5 घंटे में 90 नमूने, कितने नमूने, 90 नमूने का क्या करेगी, एक टेस्टिंग करेगी, एक परीक्षण करेगी। और ध्यान रखिएगा इस किट को संयुक्त रूप से ICMR, किसके द्वारा, ICMR आप सबको पता होगा, बहुत चर्चा में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। और ध्यान रखिएगा NIV, कौन, NIV आपको बता चुका हूँ पहले ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। कौन सा? कोविड कवच एलिसा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर ध्रुव्स विकसित किया है? फटाफट आंसर दे दीजिए। किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर, कौन सा पराबैंगनी सैनिटाइजर ध्रुव्स लॉन्च किया है? यस, ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी IRDA, ऑप्शन नंबर सी IBSA, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यस, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट आ रहे हैं आप सबके, वेरी गुड। चलिए, सही आंसर है इसका, गुड, DRDO। क्या आंसर है इसका? DRDO। अगर आपको बता दें कि इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक रिसर्च की कि एक इमारत है, इनकी एक रिसर्च की एक इमारत है RCI, ध्यान रखिएगा कौन सी है, RCI, ध्यान रखिएगा, ने एक सैनिटाइजर ध्रुव्स के नाम से क्या किया है, विकसित किया है, जो हैदराबाद स्थित, कहाँ पे, हैदराबाद स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत, ध्यान रखिएगा, RCI ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक चालान और कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट क्या किया है, विकसित किया गया है, आपके सामने है, ऐसा सब कुछ बनाया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। कितना बढ़िया चीज़ बनाई है, देखो गाइज, यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में UV किरणों, आप सबको पता है अल्ट्रा वायलेट, बताया हुआ है आपको कहाँ से कहाँ तक मार करता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो ये वस्तुएं होती हैं ये क्या हो जाती हैं, सैनिटाइज हो जाती हैं, जिस पर कोई भी प्रकार का वायरस नहीं रहता है। तो गाइज आपको पता लग गया होगा किसने शुरू किया है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की शुरुआत है? FIR आपके द्वार
योजना किस राज्य की शुरुआत है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपको नॉलेज भी होगी इसमें, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए किस राज्य सरकार ने शुरू की है। इसी के अंदर आंसर है, इस डायग्राम के अंदर अंदर फटाफट। हाँ जी गाइस, यस बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो सरकार थी, कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार ने घर बैठे हुए प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए, यानी कि अगर आप बात करते हैं कोई एफआईआर दर्ज करवानी है, दर्ज करवाने के लिए ध्यान रखिएगा 11 मई 2020 को एफआईआर, कौन सी? एफआईआर आपके द्वार योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। क्या की गई है? शुरुआत की गई है। इसे पायलट प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट, प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रदेश के 23 थानों से क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100, ये तो आप सबको पता है, कौन सा? 100 टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज कर देगी, यानी कि एफआईआर दर्ज करवा देगी। और मध्य प्रदेश सरकार का एक दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री फटाफट बता दीजिए कौन है? यस, बता रखा है आप सबको, नरोत्तम मिश्रा। कौन है? नरोत्तम मिश्रा ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना 11 संभागीय मुख्यालयों के एक शहरी थाना और एक ग्रामीण थाने और एक गैर संभागीय मुख्यालय के एक शहरी थाना सहित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 थानों में क्या की जाएगी? प्रारंभ की जाएगी। कितने थानों में? 23 थानों में प्रारंभ की जाएगी। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा एफआईआर आपके द्वार किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। चीन ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित फाइड, जिसे फीडे बोलते हैं, chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज जीत लिया है। बताएं कि भारत का इसमें क्या स्थान है? फाइड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। ऑप्शन नंबर ए 7वां, ऑप्शन नंबर बी 3रा, ऑप्शन नंबर सी 2रा, ऑप्शन नंबर डी 5वां। फटाफट बता दीजिए कौन सा स्थान है? आपके सामने जो स्क्रीन है ये चाइना की है, क्योंकि ये विनर था। हाँ जी, फटाफट, ऑनलाइन हुआ था मैच ये। यस बिल्कुल सही, 5वां, यानी कि 5वां स्थान है। आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित फाइड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप चाइना ने क्या कर लिया है? जीत लिया है। 6 टीमों के बीच भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 5वां। चीन ने राउंड रोबिन दौर में, ध्यान रखिएगा, कौन सा दौर? राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया था और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रा भी खेला था। ध्यान रखिएगा, 2-2 का, जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसी के अंदर कि अमेरिका का स्थान इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे अगर चाइना है तो सेकंड नंबर पर कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पर कौन है? आपसे पूछूं तो यूरोप। कौन है? यूरोप। फिर आपसे बात कर लेते हैं कि चौथे स्थान पर कौन है, तो फोर्थ कंडीशन पर है, यानी स्थान पर है, स्टेज पर है, वो कौन है? वो है रूस, रशिया। और 5वें नंबर पर कौन है? भारत। और शेष विषम टीम का क्या मिला है? 6ठा स्थान मिला है। तो आगे चलते हैं। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार जिस टीम ने राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और यदि फाइनल में स्कोर टाई भी रह जाए तो उसे चैंपियन बनना था। तो फाइनल का स्कोर टाई रहा, लेकिन चीन ने राउंड रोबिन दौर में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के कारण क्या जीत लिया? खिताब जीत लिया। इसलिए भारत कौन से स्थान पर रह गया? 5वें स्थान पर रह गया। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा, फाइड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप भारत 5वें स्थान पर है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जी हाँ, ये कौन है? यस, केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? सीतारमन। कौन? निर्मला सीतारमन। तो देखिएगा, हाल ही में कितने राज्यों में राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो बता देते हैं आपको कितने राज्यों को। 14 राज्यों को क्या किया गया है यह अनुदान। यस, देखिए, राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों, सेंट्रल टैक्स, ध्यान रखिएगा, में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का क्या होता हो, नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उसमें केरल को, ध्यान रखिएगा, कितने, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, केरल को 1276.91 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। यस, 1276.91 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। पंजाब को कितने मिले हैं? 638 करोड़, ध्यान रखिएगा, 638 करोड़ पंजाब को। और उसके बाद पश्चिम बंगाल को कितने मिले हैं? 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज बहुत दिए जा चुके हैं इस कोविड-19 के तहत। आप सबको पता है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसलिए देश को उठाने के लिए, राज्यों को उठाने के लिए ये अनुदान दिया जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? हाँ जी गाइस, बताइए फटाफट। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी है? यस, ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट दे दीजिए अपना आंसर। यस, हाँ जी, देखिएगा, 30 सितंबर। क्या सही आंसर है इसका? 30 सितंबर। 11 मई 2020 को स्पष्ट किया गया था कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। और खाद्य विभाग ने यह तक भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से, ध्यान रखिएगा, कितने? यस, 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से क्या कर दिया गया है, जोड़ा जा चुका है। 90% गाइस, ध्यान रखिएगा। वहीं पर लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनसे संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। किसमें? पीडीएस के अंदर। किसके अंदर? पीडीएस के अंदर। तो बताइए गाइस कि राशन कार्ड में पीडीएस का मतलब क्या लिया गया है, किस से लिया गया ये पीडीएस? फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि ये पीडीएस क्या है। पीडीएस, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। टाइगर ट्राइफ नामक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये किया गया था, जाएगा नहीं। थोड़ा ये पुराना क्वेश्चन है, तो फटाफट बता दीजिए। यस गाइस, टाइगर ट्राइफ नामक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चाइना। फटाफट दे दीजिए जवाब, पता हो तो। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। पूछा है आपसे कि टाइगर ट्राइफ, जी हाँ, बिल्कुल सही, अमेरिका। किसके बीच है? भारत और अमेरिका देश के बीच किया जाएगा।
तो गाइस आप सबको पता लग गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 10th नंबर, उम्मीद पहल किस से संबंधित है? यह भी पुराना क्वेश्चन है और आपको बताना है, बहुत बार पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद पहल किस से संबंधित है? यस, ऑप्शन नंबर ए, भवनों में विद्युत ऊर्जा से, नवजात बच्चों में जेनेटिक रोग से, सी नंबर यूजीसी की गाइडलाइन से, ऑप्शन नंबर डी असम के एनआरसी रजिस्टर से। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपके सामने ऑप्शन के साथ साथ कुछ डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हो नवजात बच्चों में जेनेटिक रोग के लिए कौन सी पहल बनाई गई है? उम्मीद पहल बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। बीते दिनों भारत सरकार ने नवजात शिशुओं से संबंधित आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए एक उम्मीद, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, UMMID, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर भी आ गई होगी, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर भी आ गई होगी, देख लीजिएगा गाइज। यस, बता देता हूँ, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ध्यान रखिएगा कि पहल की शुरुआत की है। इस पहल का जो रोकथाम है वो इलाज से बिल्कुल बेहतर है, इसलिए बोला गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की अवधारणा पर तैयार किया गया है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जन्म से पहले और जन्म के समय की जन्मजात विकृतियां तथा आनुवांशिक विकार शिशुओं की मृत्यु का कम वजन तथा संक्रमण के बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण यही होता है। ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिकता, जब नवजात बच्चा होता है तो आपको सबका पता होगा कि उसकी जो क्षमता होती है लड़ने की बीमारियों से वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। इस कारण से ये चीज़ बनाई गई है, कौन सी? उम्मीद। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, आप इन चीज़ों को लिखते रहा कीजिए गाइज। टेलीग्राम लिंक के साथ मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, जुड़ते रहिए, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पर ही मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो इस टॉपिक से संबंधित होती है। और गाइज आपको आंसर की मिल गई होगी, अगर आंसर की में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको सबको पता है, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसका आंसर सर मेरा तो ये है, लेकिन इसके अंदर ये दिया हुआ है, तो आपको बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का हमारा है, क्या क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलते हैं, जो कि आज मैंने पूछा है आपका राजस्थान से रिलेटेड। देखते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, ऑप्शन नंबर सी, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, और ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो फटाफट बता दीजिएगा आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर कि क्या है। तो चलते हैं नए सेशन के लिए, आगे बढ़ते हैं। और 11 बजे आप सबको पता है कि क्या आने वाला है, आज रीजनिंग का टॉपिक आने वाला है, कौन सा? कैलेंडर पार्ट 3। तो गाइज उसको ज़रूर देख लीजिएगा, कैलेंडर पार्ट 3 को। थैंक यू।